वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। हम लोग आज एमसीक्यू के रूप में इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर को देखेंगे, है ना। हमने क्या ही किया है, पिछले कुछ सालों का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि देखेंगे किसी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या क्या ही क्वेश्चन आता है। हमने इसका थ्योरी कर लिया है ना। अब इसका कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो एमसीक्यू में हम क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। आई होप सो सबका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, है ना। चलिए तो हम देखते हैं क्या ही है मेरे पास। सबसे पहले देख लीजिए अपना प्यारा सा गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आप लोग जो भी जमालपुर मुंगेर से हैं, आप ऑफलाइन चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या ऑनलाइन आप मेरे साथ बने रहिए। ज़रूर हम कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोग को देते रहेंगे, है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और सबका अपना सेल्फ स्टडी चल ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आए आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। हमने क्या ही किया, एमसीक्यू के रूप में रखा है, देखो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या ही बोल रहा है, जरा देखो। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 क्लासीफायर इंडस्ट्रीज इनटू, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आया था, है ना, वो कितने ही भागों में बांटा गया था, है ना। उसको जो है पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में, कितने ही डिवाइड में इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था, क्लासीफाइड, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है, 3 कैटेगराइज बेस्ड ऑन द ऑनरशिप एंड द कंट्रोल, या पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर के रूप में बांटा गया था, या फिर मेरा एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर में बांटा गया था, या अर्बन, रूरल एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर में बांटा गया था। आप जरा सोच के देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या ही था मेरा। तो आप बोलोगे क्या ही होगा, 3 कैटेगरी में बांट के देखे थे हम लोग, है ना। किसको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को 3 कैटेगरी में क्या ही रखा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। देख लेते हैं क्या ही है शेड्यूल ए और शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में इसका। चल, तो जब हम बात करेंगे तो क्या ही आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ही है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 क्लासीफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 शेड्यूल, है ना, 3 शेड्यूल में बांटा गया था। तो जब हम 3 शेड्यूल का बात करेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग जब एमसीक्यू बनाएंगे तो सिर्फ मेरा एमसीक्यू ही प्रिपेयर नहीं होगा, इसके साथ मेरा थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट होता जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या ही करेंगे, आंसर भी लिखने का प्रैक्टिस कर सकेंगे यहाँ, और यहाँ से हम शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से हम बना सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, हम प्रॉपर कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, यहाँ से नोट्स बनाइए और चीज़ों को देखते रहिए, है ना। चलिए, तो क्या ही है, हम कैटेगरी किस में बांट रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को 3 शेड्यूल में, क्या ही है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो अब आप बोलोगे कि सर शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी है ही क्या, चलो देख लेते हैं। जब इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी 1956 आया था तो शेड्यूल ए में क्या ही रखा गया था, इंडस्ट्री वेयर एक्सक्लूसिव फॉर द पब्लिक सेक्टर, है ना, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के कंपनीज होंगे सब मेरा शेड्यूल ए में आएगा। पब्लिक सेक्टर बोले तो लिमिटेड कंपनी, है ना, हम लोगों ने देख रखा। जैसे क्या ही बोलोगे, जैसे रखा गया इंक्लूड आर्म्स एंड द क्या एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील एंड द हैवी इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ये सब इस कैटेगरी का जो भी इंडस्ट्री था सबको शेड्यूल ए में रखा गया था, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि एटॉमिक एनर्जी जो है किस कैटेगरी के किस शेड्यूल में रखा गया था। जब हम इंडस्ट्री रिजोल्यूशन पॉलिसी का बात करेंगे तो तब बोलोगे शेड्यूल ए में, है ना। जैसे और भी बोलो, भेल है, सेल है, गेल है, ये सब मेरा क्या, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सब शेड्यूल ए में है। जब हम शेड्यूल बी का बात करेंगे, शेड्यूल बी का, तो इसमें क्या ही है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, है ना, जिसमें दोनों का एग्जाम ये को इंसिस्टेंस हो,
कोएग्जिस्टेंस हो, ठीक है, दोनों प्राइवेट भी और पब्लिक भी। जैसे फर्टिलाइजर, मशीन का जो भी टूल्स होगा, और रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखोगे इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या ही है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का दोनों कंपनीज अवेलेबल है। जैसे फर्टिलाइजर के लिए कौन है, इफको, है ना। मशीन टूल्स के लिए देखोगे तो प्राइवेट कंपनी भी बना रही है और पब्लिक कंपनी भी बना रही है, दोनों का कोई एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है यहाँ पे शेड्यूल बी में। और शेड्यूल सी में बात करेंगे तो वैसा सारा कंपनीज आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का देखोगे जो क्या ही है, जो इस दोनों के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर या गुड्स और सर्विसेज का बात हो, जो शेड्यूल ए में नहीं है इंक्लूड और शेड्यूल बी में इंक्लूड नहीं है, वो सारा मेरा शेड्यूल सी में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। कितने कैटेगरी में बांटा गया था, 3। कौन सा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या ही था, पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल बी में क्या था, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। और शेड्यूल सी में क्या था, जो दोनों उस कैटेगरी में नहीं है वो तीसरे कैटेगरी में आ जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे ले लेते हैं हम लोग। तो क्या ही बोला जा रहा है, आप गौर से देखोगे तो देखो, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइसेंस राज ड्यूरिंग 1950 से लेके 1990 तक, है ना। लाइसेंस राज मतलब क्या ही था, आप जब बात करोगे तो क्या बोला, इनकरेज्ड इनोवेशन एंड द ग्लोबल कंपटीशन, या फिर प्रमोटेड एफिशिएंसी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर क्रिएटेड डिले एंड द इनकरेज्ड करप्शन एंड द इनएफिशिएंसी, या बूस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्या ही था, आप 1 मिनट सोच के देखो इसका, है ना, क्या ही होगा। तब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हम लोग, है ना। जब इसका बात करोगे, वो अच्छा आंसर हमने बताया ही नहीं, पहले रिवील कर दिया। चलो जब हम इसका एग्जाम्पल में आएंगे, सॉरी आंसर में आएंगे, तो इसका आंसर क्या ही है, सी। क्या ही आंसर, तो बोलोगे सी। क्या ही है सी में, देख लो जरा क्या ही बोल रहा है, क्रिएटेड डिलेस एंड द इनकरेज्ड करप्शन एंड द इनएफिशिएंसी। यही तो क्रिटिसिज्म हुआ था मेरा लाइसेंसिंग राज में, क्योंकि देखो क्या ही हुआ था, यही तो क्रिटिसिज्म हुआ ना कि लाइसेंस के लिए जब लोग जा रहा था तो क्या ही हो रहा था, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, डॉक्यूमेंटेशन है और भी जो चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़, उसमें डिले हो रहा था। और डिले के साथ साथ डिले तो हो ही रहा था, और अभी का सिनेरियो देख लो क्या हुआ, करप्शन भी तो बढ़ा हुआ है ना। अभी आए दिन एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, एक ST ट्राइब महिला थी, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी, है ना। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी तो ऑफिस में उनसे 2000 रुपया मांगा गया था, उनके पास नहीं था। तो गवर्नमेंट जो उसको अनाज 5 किलो दे रहा था, वो 5 किलो अनाज को बेच के वो घूस देने गई। तो जरा सोच लो किस लेवल का करप्शन बढ़ा हुआ है ना। तो यही तो है ना लाइसेंसिंग राज में, ये सब क्या हुआ, दिक्कतें आई, इसलिए सब क्रिटिसाइज किया, कह रहे ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये बात हुआ, आगे हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने डाल रखा, आप एक बार देख लेना, है ना। द लाइसेंस राज रेफर टू द एक्सेसिव कंट्रोल्स, परमिट्स एंड द अप्रूवल नीडेड टू द सेटअप एंड द ऑपरेटिव बिजनेस। अगर तुमको बिजनेस ऑपरेशन करना है या कोई सेट करना है तो तुमको क्या ही चाहिए होगा, कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा ही, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये सब। अब जब ये सब अप्रूवल का बात करोगे तो क्या ही होता है, ज़्यादातर देखोगे फाइल तुम्हारा अटका पड़ा है, टाइम लग रहा है, तो क्या ये है, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, करप्शन को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। और क्या इनएफिशिएंसी भी हो रहा है, क्या है, डिस्करेजिंग प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो चाह के भी फैक्ट्री सेटअप करना चाहेगा वो क्या होगा, पीछे हट जाएगा, बोलेगा अरे छोड़ो यार क्या ही करना, बहुत समस्या है, ये डॉक्यूमेंट के लिए जाओ तो वहाँ पैसा दो, इसके लिए जाओ तो ये करो, इस ऑफिस का चक्कर लगाओ, उस ऑफिस का चक्कर लगाओ, है ना। तो ये सब, और बहुत हद तक देखोगे तो 1991 में LPG आने से ये सब बहुत हद तक समाप्त हुआ है, ठीक है। चलो तो दूसरा समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग क्या ही बोल रहा है, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, मतलब कि ज़्यादा ही भरोसा अगर हम पब्लिक सेक्टर पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दिखा रहे हैं तो इसका क्या ही क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज जो हुआ क्यों हुआ क्रिटिसाइज, है ना।
क्यों किया गया ऐसा, तो जरा हम देख लेते हैं क्या ही बोल रहा है। इट लेड टू एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन, क्या ये होगा क्या, तो बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये आप देख लो तो क्रिटिसिज्म है ही नहीं किसका, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, पब्लिक सेक्टर का। इट मेड द गवर्नमेंट क्या है, वल्नरेबल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। क्यों ही मतलब है। नंबर 6, पब्लिक इंटरप्राइजेज बिकेम लॉस मेकिंग एंड इनएफिशिएंट ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और क्या, इट अट्रैक्टेड हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जरा सोच लो क्या ही है इसका आंसर, देख लेते हैं, हम रिवील कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अब तुम लोग क्या करना ऑब्जेक्टिव में, ये नहीं कि बड़ा सा ऑप्शन देखे बस टिक मार दिए, जैसे यहाँ पे देखो बड़ा सा ऑप्शन देखे टिक मार दिए। कोशिश करेंगे पढ़ने का। क्या ही बोल रहा, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है ना लॉस मेकिंग हो गया। क्यों, क्योंकि इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस था, किस चीज़ का, अकाउंटेबिलिटी के अभाव में, क्योंकि कोई भी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं। जैसे देखो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ऑपरेटेड अंडर मोनोपोली कंडीशन एंड बिकम इनएफिशिएंट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिवेशन एंड द पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। इसीलिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो है थोड़ा लॉस मेकिंग में जा रहा है, क्योंकि क्या है, तानाशाही कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेटिक जो मतलब अफसरशाही, जितना भी है सब में अफसरशाही है, जिसकी वजह से क्या मोनोपोली हो जाता है। और क्या, जब तुम देखोगे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, गवर्नमेंट या तुम देख लो सरकारी कंपनियां, उसका इरादा होता है कि प्रॉफिट करने का, जो भी एम्प्लॉई है, अरे चल रहा है चलने दो ना, क्या ही मतलब है, इस टेंडेंसी से आता है। क्या ही टेंडेंसी रहता है, हम हैं छोड़ दो, सोच लो अपने अपने अनुसार से। तो इस वजह से भी क्या है, ये ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है। और क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत देखने को मिलता है। अरे मेरा चाचा तो विधायक है, क्या ही कर लेगा, ये तुरंत करवा लेंगे, ऐसा सब भी देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों से क्या है, मेरा पब्लिक सेक्टर का कंपनी घाटा में चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, तो क्या ही बोल रहा है, ये मेजर ड्रॉबैक ऑफ लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, मतलब कि जो ड्रॉबैक था लैंड रिफॉर्म का, जिसको कि हमने इम्प्लीमेंट किया कब, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस का, है ना। प्री इंडिपेंडेंस बोले तो 1947 से पहले, पोस्ट बोले तो उसके बाद। तो क्या ही है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीजेंट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीजेंट से कैसे, नहीं वो तो चाहता ही था। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, ये कारण तो था ही मेरा एग्रीकल्चर का मतलब ड्रॉबैक का, कि उसमें हम लोग ग्रोथ नहीं करते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। और जब देखो तो पुअर इन्फोर्समेंट ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स या हाई लैंड प्रोडक्टिविटी, ये भी तो नहीं है। हाई लैंड प्रोडक्टिविटी कहाँ है, ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड था ही, लेकिन इसके अनुसार से तो ये आंसर है ही नहीं। लैक ऑफ सपोर्ट ये भी नहीं, तो क्या ही बच गया सी, पुअर इन्फोर्समेंट ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड था ना वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। जरा सोचो, कोई आदमी अगर पावर में है तो वो पावर छोड़ना चाहेगा नहीं। तो उसी तरह लैंडलॉर्ड के पास ज़्यादा ज़मीन था तो वो क्या ही कर रहा था, जो मेरा लैंड रिफॉर्म आया था वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। क्यों, क्या ही मतलब है हमको, तो उसके तरफ से सपोर्ट था ही नहीं। और सपोर्ट नहीं होने के कारण ये भी था कि जितने भी लैंडलॉर्ड थे सबका पकड़ या पहुंच जो था किस में था, पॉलिटिकल पार्टीज में था। तो वो चाह के भी इसको क्या हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, दिक्कतें बहुत आई, है ना। चलो, है ना, आंसर सी क्या ही है, थ्रू लैंड रिफॉर्म लाइक लैंड सीलिंग एंड द एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज वर इंट्रोड्यूस, देयर इम्प्लीमेंटेशन वाज पुअर पार्टिकुलरली बिकॉज पॉलिटिकल पावरफुल लैंडलॉर्ड इन्फ्लुएंस्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि ये जो लैंड सीलिंग एक्ट था, लैंड सीलिंग एक्ट क्या, जब बात करो, चलो पहले इसको लैंड सीलिंग एक्ट समझ लेते फिर इसको देखते। लैंड सीलिंग एक्ट में यही था कि जो छोटे मोटे किसान थे जिसके पास ज़मीन नहीं था, जिसके पास बहुत अधिक ज़मीन था, उनसे लेके जिनके पास नहीं था उनको दे देना, ये एक्ट आया था। तो जब ये एक्ट आया था तो जिसके पास ज़मीन होगा वो देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। एंड द एबोलिशन, और क्या था, बीच में बिचौलिया का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो जब लैंड रिफॉर्म आया तो उसमें बोला गया कि ज़मीन तो लेके देंगे ही, और जो बीच में बिचौलिया वगैरह बहुत काम कर रहा था,
इससे टैक्स लेके उसको देना, ज़मीन मतलब किसान को पैसा मुहैया करवाना, है ना, एग्रीकल्चर के लिए। तो इन सबको समाप्त करने के लिए क्या हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट आया। तो जब लैंड सीलिंग एक्ट आया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर रहा, मतलब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था ना, उसका पॉलिटिकल अप्रोच होने की वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ, ये अप्लीकेबल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही ढंग से। तो ये एक ड्रॉबैक था। और क्या, उसके बाद देखोगे लैंड अर्बन सीलिंग एक्ट भी आया था, है ना, का द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट कब ही आया था, 1976 में। इसको याद कर लेना, वॉज पास्ड इन द ईयर 1976, है ना, ऑन द February 1796 को ये अप्लीकेबल हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या ही बोल रहा है, Which of the following was not a direct objective of the 5-year plan in the early decades of the planning? क्या ही था, देखो तो, इस्टेब्लिशिंग सोशलिज्म था ही, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी था, ये भी था, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सेल्फ सफिशिएंसी ये भी तो था। तो ये देखो तो ये नहीं था, नोट पूछ रहा है ना, हाँ नोट, तो ये सब था तो ऑप्शन के अनुसार से ये नहीं होगा, ये भी नहीं, तो क्या ही हो जाएगा से एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन के फेवर में तोड़े थे, है ना, क्या ही था। चलो हाँ, इसका देख लो एक्सप्लेनेशन क्या ही बोल रहा है, द फोकस ऑफ अर्ली 5-year प्लान। क्योंकि जब हम अर्ली 5-year प्लान का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग किस पे ध्यान दे रहे थे, फर्स्ट 5-year प्लान में तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिए, सेकेंड 5-year प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिए, इंडस्ट्री पे, है ना। धीरे धीरे इस तरह से प्लानिंग मेरा बदलते रहा। बहुत बाद में जाके हम लोग 1991 के बाद एक्सपोर्ट के बारे में सोचना शुरू किए कि चलो हम लोग को जब सब सेल्फ सफिशिएंट हो गए तब आगे चीज़ें एक्सपोर्ट भी करना है ना। तो देखो क्या ही है, द फोकस ऑफ अर्ली 5-year प्लान वाज ऑन सेल्फ सफिशिएंसी। क्या ही था, सेल्फ सफिशिएंसी था कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने। पहले तो हमको जो चीज़ें बाहर से मंगाना पड़ रहा था तो हमने क्या ही कोशिश किया, अब वो चीज़ें नहीं मंगा के खुद ही प्रोडक्शन करो, अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाओ। और क्या, गरीबी को दूर करना, और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सोचा था, सोशलिस्टिक पैटर्न के बारे में सोचा था, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में नहीं सोचा था। विच केम इनटू फोकस इन पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन। जब 1991 के बाद LPG आया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब हमने इस बारे में सोचा। ठीक है, चलो तो 5-year प्लान के बारे में थोड़ा सा हमने दे रखा है, आप यहाँ से देख लेना। 5-year प्लान, है ना, क्या ही है, फर्स्ट 5-year प्लान का पीरियड 51 से 56, ये चीज़ें याद ही होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट पीरियड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान यहाँ देख लो, क्या ही है, ओवर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेरा ऑब्जेक्टिव था। सेकंड में बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। थर्ड में बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड था। और क्या, इकोनॉमी, मतलब सब आत्मनिर्भर बने। ये 3 साल के बाद फिर गैप था 3 साल का, 66 से 69 तक का, है ना, रोलिंग प्लान था। तो दिस वाज द 5-year प्लान। और चूंकि इसीलिए किए थे कि जब हम आज़ाद हुए तो चीज़ें मेरा सब बिखरा पड़ा था, उसके बाद हमको संभालने का मौका मिला, तो हम क्या एक बार में ही सारी चीज़ों को संभाल लेंगे? अगर हम सिस्टमेटिक वे में किन्हीं एक चीज़ को संभाले, फिर एक चीज़ को और संभाले, फिर एक चीज़ को और संभाले, तो इस तरह से हम अच्छा खासा कर पाएंगे एक टाइम पीरियड में। तो इसीलिए हमने 5-year प्लान बनाया। ठीक है, चल इसको देखना, आगे बढ़ते हम लोग, है ना। नंबर 6 में बात कर लेते हैं। चलो क्या ही बोल रहा है, द फेल्योर ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया मीन्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या ही होता है? चलो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का पहले हम इमेज से समझते हैं। एक इमेज हमने लिया है, इससे समझते हैं तो फिर आंसर पे आएंगे। अच्छा रुको, इमेज चलो ठीक है कोई नहीं, आओ देखो इसको देख लेते हैं, फिर आंसर हम लोग कर पाएंगे। ट्रिकल डाउन क्या ही है? देखो, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी क्या है, परसिस्टेड, इंडिकेटिंग दैट द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ अंडर प्लानिंग डिड नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। अब जैसे ये इमेज देख लो,
तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या ही होता है, हमको लगता है कि जब हम चीज़ें कोई चीज़ अगर मान के चलो कोई रिसोर्स गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट चाह रही है कि मेरा जो अंतिम लोग है हमारे देश का उन तक पहुँचे, तो क्या ही करता है, जब वो किसी एक माध्यम से जब देता तो उनको लगता है कि धीरे 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 हर एक चीज़ों में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हकीकत में क्या है कि जब गवर्नमेंट दे रहा है ना तो चीज़ें ऊपर तक ही रह जाता है, नीचे तक नहीं आ पाता है। सिंपल, आप इस इमेज से देखो तो यही बातें समझ में आ रहा होगा, है ना। हम क्या ही कर रहे हैं क्लेम कि अरे हम तो सबको दे रहे हैं, देख लो यहाँ दिए, इस पे गया, उस पे गया, ऐसे गया वैसे गया, लेकिन हकीकत में क्या, लो खाली ढाक के 3 पात। तो यही मेरा क्या ही है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये बातें समझ में आ गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो जब ये बातें समझ में आ गया तो आ जाओ अभी इसका आंसर करो। क्या ये द फेल्योर ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया मीन्स, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है क्यों ही फेल्योर हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिकल डाउन टू द ऑल सेक्शंस। चलो ये तो है नहीं इसका, जब देखोगे तो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ डिड नॉट रीच द पुअर एडिक्वेटली। लो यही आंसर निकल के आ गया, क्योंकि जो भी बेनिफिट है, बेनिफिट का या ग्रोथ का बात करेंगे हम, क्या ही देखा था, हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट का स्कीम है तो हमारे देश के जो लास्ट नागरिक है वहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब पुअरेस्ट पीपल तक चीज़ें पहुँच रहा है। लेकिन क्या हकीकत में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही बात तो ये बताना चाह रहा है, यही तो फेलियर है कि वो हकीकत में उन तक पहुँचा ही नहीं, ठीक है। लो यही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। हाँ चलो, बीच बीच में सांसें लंबा लेके आगे बढ़ना है। चलो क्या ही बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एम्ड टू, क्या ही होगा बोलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस का बात करें तो इसका एम क्या ही था, इंक्रीज एक्सपोर्ट, क्योंकि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट का बात कर रहे हैं, है ना। चलो इसका भी इमेज देख के तब तुम लोग बताना आंसर, आ जाओ। अब यहाँ से चीज़ें जब देखोगे तो तब तुम लोग यहाँ से चीज़ें आसानी से समझ पाओगे। देखो क्या ही बोल रहा है, जब हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस का बात कर रहे हैं, किसका, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस का, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस का, तो क्या ही हो रहा है, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, ठीक है। जब हम किस पे बात कर रहे हैं, लेस इंपोर्ट एंड मोर एक्सपोर्ट, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, ठीक है। अब यही तुम देखो, चलो आ जाओ, जब ये बातें समझ में आ गया इस इमेज से, तो यहाँ बात कर लेते हम लोग, पढ़ लो। देखो इंक्रीज एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी तो है, ये भी सही है, लेकिन देख लेते हैं बेस्ट आंसर इसका क्या ही है, प्रमोट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना। चलो ये भी ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। रिप्लेस इंपोर्टेड गुड्स विथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट। तो अगर इन सब में से आप देखो तो क्या है, ये आ रहा है बेस्ट आंसर निकल के, क्यों कि हम लोग जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, जो गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब वो कम यूज़ करेंगे और ज़्यादातर हम कौन सा सामान यूज़ करेंगे, बोलो, प्रोड्यूस गुड्स। जब हम इंपोर्टेड सामान का प्रयोग कम करेंगे तो हमको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। यही बात तो बोला है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, किसमें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस में। तो ये जब हम अपना घर का बना हुआ सामान यूज़ करेंगे तभी ना हम बाहर से सामान कम मंगाएंगे, तो यही मेरा बता रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, ये बातें यहाँ से समझ में आ गया होगा। और देखो एक चीज़ समझना, आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना एमसीक्यू वाला, वो हमने पिछले 5-6 साल का इसी टॉपिक का, मतलब सेकेंड चैप्टर का हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाला है, फिर उसमें से देखा है कि क्या ही ऑब्जेक्टिव वाला है, सबको एक बार करवा देते हैं ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि किस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का ट्रेंडिंग में है, ठीक है। चलो ये करवाने के बाद कुछ असर्शन और रीजनिंग भी हमने इसमें डाला हुआ है, वो तुम लोग बना के रखना, कमेंट में करना कि इसका आंसर क्या ही होगा, है ना, तब मुझे भी तो पता चले कि कितना ही तुम लोग मेरे से जुड़े हुए। चलो अच्छा चलो यहाँ पे दे दिए कि एस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जरा सोचो कि अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे बात कर रहे हैं
तो क्या ही होगा, क्या होगा बोलो? रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स, मतलब हमको इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, मतलब कि जो इम्पोर्ट पे हमने भरोसा कर रखा है वो कम कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। कि जब चीज़ें हमको लगेगा करे ये यूज़ करना है तो क्या करो, छोड़ो यार मंगा लो बाहर से, इतना तो है ना, मंगा लेंगे बाहर से, इतना भरोसा है। तो जब हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मेथड अडॉप्ट करेंगे या इसके बारे में सोचेंगे तो हमको ये चीज़ घटाना पड़ेगा कि नहीं बाहर से नहीं मंगाएंगे, जो अपने घर में उसी पे यूज़ करेंगे, उसी को ढंग से यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो चलो एक हो गया। दूसरा, डोमेस्टिकेट इंडस्ट्री प्रमोशन, तो होगा ना, जब चीज़ों का मांग बढ़ेगा हमारे कंट्री के अंदर तो हम क्या ही करेंगे, चीज़ों का प्रोडक्शन अपने विद इन टेरिटरी बाउंड्री में करना शुरू करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे। तो जब करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, तो एक ये भी होगा। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, एक ये भी है, मतलब गवर्नमेंट का क्या है, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन रहेगा चीज़ों पे। अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है तो क्या ही होगा, गवर्नमेंट का एक अलग टेंशन, उसके क्वालिटी को चेक करो, तो ये भी है। और क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट, और तुमको अपना क्षमता भी तो दिखेगा, कैपेसिटी, कि तुम्हारे अंदर कितना ही कैपेसिटी है चीज़ों का प्रोडक्शन करने का। अगर तुम्हारे पास जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करके तुम कितना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इट विल शो योर पोटेंशियल। तो दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, महानोलोबिस हम लोगों ने कर रखा है, पीसी महानोलोबिस, प्रशांत चंद्र महानोलोबिस, प्रशांत चंद्र है ना। चलो, तो क्या ही बोला है, द महानोलोबिस मॉडल्स लेड इम्फेसाइज ऑन, किस पे, सर्विसेज सेक्टर पे, लाइट कंज्यूमर गुड्स पे, या फिर हैवी इंडस्ट्रीज एंड द कैपिटल गुड्स पे, या फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे। महानोलोबिस साहब जो हैं वो किस पे फोकस किए थे, मॉडल लेड इम्फेसाइज, किस पे इम्फेसाइज किए फोकस, तो बोलोगे सर ये किए थे हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स पे, हैवी इंडस्ट्री लगाने पे जोर दिए थे। और यही मेरा 5 ईयर प्लान के क्या ही है, जनक, मतलब यही स्टार्ट करवाए थे। 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, और ये कहलाते हैं स्टैटिक्स के फादर, इंडियन स्टैटिक्स के फादर, है ना। तो अगर क्वेश्चन रहे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, तो ये हमारे प्यारे कौन, प्रशांत चंद्र महानोलोबिस। ठीक है, और इनका जन्म जब देखोगे तो कभी हुआ, 29 जून 1893 को, और 80 जून 1972 को ये दुनिया से चले गए, और हमारे लिए ढेर सारे चीज़ें दे के गए, है ना। चल, तो है ना, किस पे फोकस किए थे, महानोलोबिस मॉडल यूज्ड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो क्या ही हुआ था, एम्फेसाइज किए थे डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड द कैपिटल गुड सेक्टर टू द प्रमोट लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब ये बोले थे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, ग्रोथ देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको हैवी इंडस्ट्री या कैपिटल गुड्स को प्रमोट करना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो बात ही अलग है ना। तो ये थे हमारे, चलो इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है ना भुलाया नहीं जा सकता। चलो आ जाते हैं चीजों को, क्या बोल रहा है, Why did the government control the price of several goods during the planning period? तो सोचो क्या ही हुआ, गवर्नमेंट जो है प्राइस को कंट्रोल क्यों ही करते थे कुछ गुड्स के लिए प्लानिंग पीरियड में। जब मेरा प्लानिंग पीरियड चल रहा था तो गवर्नमेंट क्यों ही कंट्रोल करना चाह रहे थे प्राइस को, तो देखो क्यों ही करना चाह रहे थे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू मेक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव, क्या ये बात होगा, नहीं। प्राइस को, इससे कॉम्पिटिटिव को क्या, प्राइस को है उससे मतलब, लेकिन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव क्या ही मतलब है। चलो, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी फॉर द मासेस, ये तो ठीक लग रहा है, और आगे पढ़ते हैं। टू एलिमिनेट ऑल प्राइवेट बिजनेस, क्या है क्या भाई, जब प्राइवेट बिजनेस को आप निकाल दोगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ क्या ही होगा, थोड़ा सा तो कम ही होगा। और टू सपोर्ट फॉरेन कंपनी, क्या मतलब बनता है प्राइस से फॉरेन कंपनी को,
बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। मतलब कि प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट इसलिए करना चाहता है या करता है कि जो भी चीज़ें हैं ना उसको क्या अवेलेबल बनाया जाए और सबके पहुंच के अंदर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। अब ऐसा नहीं एक पेन बना दो और उसका कीमत रख दो 10 लाख रुपया, कुछ ही लोग ले पाए और बहुत अधिक लोग ले ही नहीं पाए, तो मतलब नहीं बनता है प्राइस कंट्रोल करने का। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करता है, क्या हो, चीज़ें अवेलेबल भी हो और सबके पहुंच के अंदर हो। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करना ही पड़ता है। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही बोल रहा है। हाँ, क्या ही बोल रहा है, प्राइस कंट्रोल वी आर यूज टू प्रिवेंट क्या, होर्डिंग और क्या, ब्लैक मार्केटिंग एंड टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट अफोर्डेबल प्राइस स्पेशली फॉर द पुअर। मतलब कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम लोग सबों को देखते हैं जरूरी है। मान के चलो रोटी ब्रेड, अब ब्रेड का कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए, लोग खरीद ही नहीं पाए, तो प्राइस कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है प्राइस कंट्रोल। तो ऐसा होना चाहिए कि जितने भी जो भी पुअर लोग हैं तो उनके पहुंच में भी होना चाहिए और उसके लिए चीज़ें अवेलेबल भी हो, तभी तो हुआ ना कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर रहा है। चलो, और क्या इसका कुछ प्रॉस भी है गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल का, क्या ही बेनिफिट है, क्या ही करता है प्रॉस, इसका प्रॉस एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं। क्या ही करता है, इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी। प्राइस कंट्रोल करके गवर्नमेंट क्या ही करता है, सबों के लिए अफोर्डेबल बनाता है कि हाँ भाई तुम भी करो तुम भी लो, है ना। जैसे आया था ना स्लोगन, अब हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज़ के सफ़र तक, भले नहीं लोग जा पा रहे अलग बात है, लेकिन क्या ही है। तो क्या ही हुआ, इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी, सबों के लिए चीज़ें उपलब्ध हो। और क्या, करेक्टिंग मार्केट फेल्योर, अगर मेरा मार्केट में भी कुछ इन्फ्लेशन या कुछ फेल्योर हो रहा है, इन्फ्लेशन का बात हो रहा है, तो भी उसको प्राइस कंट्रोल करके कम किया जा सकता है ना। और गवर्नमेंट करता भी है। जैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स है ना, तो गवर्नमेंट भी तो प्राइस कंट्रोल करेगा कुछ ना कुछ। चलो, और क्या, स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड द प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन, लो आ ही गया। और क्या, प्राइस को फिक्स करके क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट क्या है, एमएसपी दे रहा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जो भी फूड ग्रेन्स है उनका क्या किया, एक कम लागत मूल्य, मतलब मिनिमम कम से कम इतना होना ही चाहिए, उस पे खरीद होगा किसान का सामान, है ना। तो क्या ही होता है कि अगर ऐसा नहीं होगा, तो अभी देखे थे न्यूज़ में क्या ही हुआ था, टमाटर को ऐसे ही ट्रक से बहा दिया जा रहा था मंडी में, दिल्ली का एक कौन आज़ादपुर मंडी था। तो क्यों ही कर रहा था किसान, क्योंकि उसको कॉस्ट ही नहीं मिल पा रहा था। अगर टमाटर को उगाने में 10 रुपया पर केजी लगा सपोज, और उसको मजबूरी में 2 रुपया केजी पर केजी बेचना पड़ा, तो कहाँ कॉस्ट रिकवर हुआ, नहीं हो पाया ना। तो ये सब क्या ही होता है, गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल करता है और इन्फ्लेशन को भी रोकने का काम करता है, किसके माध्यम से, प्राइस कंट्रोल के माध्यम से। और क्या, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हमारे पास उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि आप ये काम नहीं करो। चलो ये हो गया, देख लेते हैं हम लोग लास्ट वन। हमने 10 ही MCQ उठाया है, 6-7 साल में हमने देखा था इस तरह से था। चलो क्या ही बोल रहा है, व्हाट वाज ए निगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात करें तो इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या ही था, मतलब निगेटिव इंपैक्ट क्या था, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। डिक्रीज फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा था, डिक्रीज थोड़े ना हुआ था। यूनिफॉर्म बेनिफिट टू ऑल रीजन, कहाँ सब जगह एक जैसा कहाँ हुआ था, हरियाणा और पंजाब। और अगर आप बात करो यूपी का वेस्ट साइड, वेस्ट यूपी, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। और भी अदर जगह पे कहाँ हुआ था, नहीं हो पाया था, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा था। इंक्रीज इन इंटर रीजनल इनइक्वलिटी, ये तो बिल्कुल सही बात हो रहा है। इनइक्वलिटी जो हुआ इंटर रीजनल में, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में क्या हुआ, इनइक्वलिटी मतलब वह समानता बढ़ गया। जैसे हम कहते हैं पंजाब हरियाणा में प्रोडक्शन बढ़ गया, यूपी में कम हो गया, या फिर बिहार में कम हो गया, तो दोनों स्टेट के बीच में असमानता बढ़ा ना, इनइक्वलिटी।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी था। और क्या, नो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। इम्प्रूवमेंट में एग्रीकल्चर तो हुआ था भाई साहब, एग्रीकल्चर तो हुआ था, इस बात को मानो। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया था, HYB हाई यील्ड वेराइटी का सीड्स प्रयोग किया था। और क्या, एग्रीकल्चर टूल्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स का प्रयोग किया था। और क्या, हमने ये फर्टिलाइजर का भी तो प्रयोग किया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी साइड में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन देखो, स्पेशली व्हीट का तो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा था बाबू, नो डाउट, बट द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि इंटर रीजनल में इनइक्वलिटी मेरा बढ़ गया था। कहीं हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो गया, उसके पास वाले एरिया में गुजरात में कम था, महाराष्ट्र में कम था। और इसका रीज़न और भी था। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रॉपर इरिगेशन का व्यवस्था था, जहाँ प्रॉपर ढंग से चीज़ें था, वो लोग ग्रो किए। हाँ चलो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही आंसर, क्या सी ही आंसर लगाए ना हम लोग। आंसर क्या लगाए, सी, बिल्कुल सी लगाए। चलो गुड, अरे तुम लोग के साथ रहते रहते हम भी समझदार हो। चलो ना, देखो क्या ही बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन देख लो। द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू रीजनल क्या डिस्पैरिटीज एज ओनली रीजन्स विद प्रॉपर इरिगेशन लाइक पंजाब, हरियाणा बेनिफिटेड वाइल अदर एरियाज क्या लैग्ड बिहाइंड, क्या है, वाइडनिंग द रूरल गैप, है ना। मतलब अगर बात करें तो जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी था, पंजाब, हरियाणा, ये सबको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जबकि अदर एरिया में देखोगे ना तो ये पीछे रह गया, काम नहीं किया। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड क्या ही था, 1960 से स्टार्ट हुआ था, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, यही तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। ठीक है, तो इतना बातें याद रखना। तो ये कुछ मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद यहां से चीजें छोड़ रहे हैं तुम लोग के ऊपर, है ना, यहां से चीजें छोड़ रहे हैं। क्या ये है, असर्शन और रीजनिंग। हम क्या ही करेंगे, PDF भी पिन कर देंगे, ठीक है। जब ये PDF पिन कर देंगे तो आप यहां से चीजें बनाना। क्या ही असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना। कुछ तो तुम लोग के ऊपर भी रहना पड़ेगा ना कि तुम लोग बनाओ। ये रहा क्वेश्चन। जब यहां से आप चीजें देखोगे तो हमने कितना ही असर्शन रीजनिंग डाला है, एक हो गया। अरे आंसर ही तो रिवील हो जा रहा है, अच्छा छोड़ो जो भी है, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग का टोटल 4 से 5 क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी MCQ के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि MCQ तो बने ही बने, और मेरा लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके माध्यम से हम थ्योरी क्या ही करें, प्रिपेयर करते चले, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अकाउंट्स का अगर बात करें तो हमारा क्या ही चल रहा था, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर था, लास्ट हमने किया था, उसका 1-2 क्वेश्चन और करवाते, फिर चैप्टर डिस्क्लोज करेंगे, फिर आगे हम लोग अकाउंट में आगे वाले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ बने रहें गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे। और आप क्या ही करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।